वो कहता मैं पीकू हूं 15। वो कहता जी अब देखो जी, मैं आज आपको एक नई चीज और बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये नहीं लिखा हुआ कि INR AUD 2936। अब आपको फिर दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको ये नहीं पता चल रहा कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 29.36 रुपए है या एक रुपए में 29.36 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बस बेटे यही बात बताने जा रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। फॉरेन एक्सचेंज rate quotations. Foreign exchange rate quotations can be written in the following formats. नीचे निम्नलिखित फॉर्मेट्स के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं $1 60 रुपीज के बराबर है, तो बेटा तो लिखने का तरीके एक तो यही होगा, वे नंबर 1। एक वे नंबर 2 ये हो गया बेटे, रुपी अपॉन $60। मैंने इक्वल टू नहीं डाला। अगर मैं इक्वल टू नहीं डालता तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से रिलेट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब यही है ₹60 इज इक्वल टू $1। अच्छा बेटे वे नंबर 3, मैं डॉलर अपॉन रुपी इज इक्वल टू 60 भी लिख सकता हूं। अगर मैं इक्वल टू लिख रहा हूं तो इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई है। बात समझ रहे हैं? इक्वल टू का मतलब ही क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब यही आ रहा है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। चेक कर लीजिए। वे 1, वे 2, वे 3 आपके सामने बेटे। अब आराम से देखिए, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पॉट रेट गिवन है, ठीक है जी, स्पॉट रेट गिवन है, तो मैं लिख रहा हूं जी INR AUD 2936। अब इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करूंगा, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर में। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर में 29 रुपए 36 पैसे, ये स्पॉट रेट है। और बेटे फॉरवर्ड रेट, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 29 रुपए 45 पैसे। पहले बताओ पढ़ना आ गया? तो मैं लिख रहा हूं एज फॉरवर्ड रेट इज more than spot rate, hence base currency, that is Australian dollar, is appreciating and rupee is depreciating। आराम से बैठे, आराम से। वैसे भी अगर ये नहीं है तो वैसे भी समझ आ रहा है कि अभी 29 रुपए 36 पैसे में $1 आएगा ऑस्ट्रेलियन, और कुछ दिनों के बाद 29 रुपए 45 पैसे देने पड़ेंगे तब $1 आएगा। इसका मतलब डॉलर महंगा हो गया ऑस्ट्रेलियन और रुपया सस्ता हो गया। 15 भी करा दिया, आप भी क्या याद करोगे? 16, 17, 18, 19। आराम से बैठे 16 में आ जाइए बेटे। आज तो पूरी प्रैक्टिस ही होगी बेटे, भले कोई बात नहीं, नया कंसेप्ट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करा दूंगा नया कंसेप्ट, लेक्चर 5 में कर लेंगे, लेकिन आज प्रैक्टिस तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 16
17th, 18th, 19th, यहां तक दिए थे बेटे मैंने, ठीक है जी, कोई बात नहीं। 16 पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 381। If one French franc could be purchased in the foreign exchange market for 20 US cents, इसका मतलब एक फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.020। बेटे एक डॉलर में 100 सेंट है, तो 20 सेंट में कितने आ जाएंगे डॉलर्स? 20 इंटू 1/100 इज इक्वल टू $0.20। ये है जी स्पॉट रेट। फिर लिखा हुआ है इफ फ्रैंक एप्रिशिएट 10% टुमारो, तो कह रहा है जी इफ फ्रैंक एप्रिशिएट 2%, 10% टुमारो, against the dollar, how many francs could a dollar buy tomorrow? एक बात बतानी थी बेटे, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि आज 10 ग्राम सोना 40,000 रुपए का, आज का भाव, और मैं कहता हूं जी कुछ दिनों के बाद सोना महंगा हो गया, 50,000 रुपए का हो गया जी, 10 मान के चलो, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अब 50,000 रुपए देने पड़ेंगे 10 ग्राम सोने के लिए, या मैं ये भी कह सकता हूं अब 40,000 रुपए में 10 ग्राम की जगह 8 ग्राम सोना मिलेगा। आराम से देखना, दोनों स्टेटमेंट सेम है। मैं ये भी कह सकता हूं कि एक चीज महंगी हो गई या मुझे अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उतनी ही चीज को खरीदने में, तो मैंने कहा मेरे को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे 10 ग्राम सोना खरीदने में, और 40,000 में अब 10 ग्राम सोना नहीं मिलेगा, 10 से कुछ कम मिलेगा, मैंने माना लेट इट बी 8 ग्राम मिलेगा, तो दोनों बातें एक ही है। लेकिन बेटे मैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में इस बात पे ज्यादा ध्यान दूंगा, पहली बात। दूसरी बात बेटे, मैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन always from the point of view of बेस करेंसी, बेटे बेस करेंसी के लिए ही पढ़ूंगा, इस बात का ध्यान रखें। जैसे मैं कहता हूं कि एक फ्रेंच फ्रैंक में, जो क्वेश्चन कह रहा है एक फ्रेंच फ्रैंक में $0.20 है, अब फ्रेंच फ्रैंक महंगा हो गया, तो मैं कह रहा हूं अब उतने ही डॉलर्स में कम फ्रेंच फ्रैंक आएंगे, उतने ही डॉलर्स में कम फ्रेंच फ्रैंक आएंगे। ये देख लीजिए, अब ये इक्वेशन बनेगी, फ्रेंच फ्रैंक महंगा हो गया, अब कम आएंगे फ्रेंच फ्रैंक उतने ही डॉलर में, तो मैं लिख सकता हूं 0.90 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.20। बेटा जो मैंने आंसर दिया है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ध्यान से देखें, मुझे जो भी कुछ करना है वो बेस करेंसी में प्लस माइनस करना है, मैं कोड करेंसी को बढ़ाऊंगा भी नहीं, कम भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हमेशा बेस करेंसी के लिए पढ़ी जाती है, बेस करेंसी के लिए पढ़ी जाती है। तो मैं अब इसको ठीक करूंगा, 1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू
0.20 अपॉन 0.90 किलोमीटर। बेटे ये आ गया जी। 1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.2222 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, $1 इज इक्वल टू 4.500 फ्रेंच फ्रैंक, जैसा मर्जी लिख लीजिए। मैं लिखने के तरीके में लड़ाई नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो भी होगी, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेस करेंसी। अब सुनना, एक गोल्डन रूल देने वाला हूं, आज आप प्यार से सुन रहे हैं इसलिए गोल्डन रूल दे रहा हूं। गोल्डन रूल, सोने के रूल। क्या रूल है? इफ बेस करेंसी एप्रिशिएट्स, अगर बेस करेंसी एप्रिशिएट करती है, अगर बेस करेंसी एप्रिशिएट करती है, देन वी विल डिडक्ट बेस करेंसी because now less number of units of base currency will be available at same level of कोड करेंसी। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, लिख लो, पहले चुपचाप लिख लो। एक बेटा, एक बच्चा कहता है सर इसको अगर एग्जाम्पल से समझा देना तो मजा आ जाएगा। प्यार है, प्यार है। देखो, मैं कहता हूँ ये $1 60 के बराबर है, फिर मैं कह रहा हूँ डॉलर एप्रिशिएट्स, तो मैं कैसे लिखूंगा? बाय 10%, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा $1 माइनस 10% ऑफ $1 इज इक्वल टू 60 और $0.90 इज इक्वल टू ₹60। बोलो दोस्त, ऐसे होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। $0.90 इज इक्वल टू ₹60। अब इसके बाद आगे कर सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इफ गोल्डन रूल 2, इफ बेस करेंसी depreciates, if base currency depreciates, अगर बेस करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, then it is better to increase the units of base currency for same number of units of कोड करेंसी। आराम से देख लीजिए। सर एग्जाम्पल देके समझाओ। हाँ बेटे, क्यों नहीं समझाऊंगा? आप इतने प्यार से बोल रहे हैं, क्यों नहीं समझाऊंगा? $1 60 के बराबर है। अब लिखा हुआ है डॉलर डेप्रिशिएट्स बाय 10%। इसका मतलब क्या हुआ? $1 प्लस 10% ऑफ $1 इज इक्वल टू 60।
तो $1.10 इज इक्वल टू 60। जो चीज सस्ती हो जाती है वो ज्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप बताएं। जो चीज सस्ती हो जाती है वो ज्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो मैं कह रहा हूं जी इसके बाद कर सकते हैं $1 इज इक्वल टू 60 अपॉन 1.10। तो बेटे समझ आ गया, बेटे बड़े प्यार से समझाया, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बेटे मैं चाहता तो नया कंसेप्ट करता और ये नहीं भी कराता, लेकिन नहीं बेटे ना, मेरे से नहीं होगा बेटे ऐसे, सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, मेरे से ऐसा नहीं होगा। मैंने अगर प्यार किया है तो बेटे पूरा किया है, नहीं किया तो फिर नहीं किया, सीधी सी बात है बेटे, मैं तो ये जानता हूँ। ठीक है जी, तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 कराऊंगा और एक 19 करा दूंगा, बस 2 क्वेश्चन कराऊंगा और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर दूंगा बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 19 2 क्वेश्चन रह गए, ये कराता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। बहुत बढ़िया काम हो जाएगा दोस्तों हमारा। चलिए जी, अ फ्रेंच कंपनी, बेटे पेज नंबर देख लो 381 है। अ फ्रेंच कंपनी हैज शिप्ड गुड्स टू एन अमेरिकन इंपोर्टर। एक फ्रांस की कंपनी है, हैज शिप्ड गुड्स, एक फ्रांस की कंपनी है, उसने गुड्स शिफ्ट किए, किसको, अमेरिकन कंपनी को। इसका मतलब ये एक्सपोर्टर है और ये इंपोर्टर है। अगेंस्ट एलओसी, ठीक है, उधार में दिए। तो बेटे 17 और 19 भी एक जैसे ही है, मैं बस 17 के बाद कंप्लीट करूंगा। मैंने देख लिया, आप देख लीजिए 17 और 19 एक जैसे ही है। तो बेटे 17 को ईमानदारी से करेंगे। अब आप देखिए, मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा आने वाले दिनों में, लेक्चर 5 में 6 में, कभी भी मैं चित्र बनाऊंगा, फोटो बनाऊंगा, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी। बेटे जिसने फोटो बनाई उसके नंबर ज्यादा आएंगे। और बेटे 100 डायग्राम्स की हमने एक बुक बना दी है जो थ्योरी में आप लिख सकते हैं। 100 डायग्राम्स, 100 डायग्राम्स वाली बुक, 100 डायग्राम्स वाली बुक। तो बेटे यहां देख लीजिए, 90 डेज में पेमेंट करनी है, 19th भी यही है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। इनवॉइस कितने की है, $1,24,000। आज $1 का रेट क्या है, 4 पॉइंट नहीं बेटे 5.70 फ्रेंच फ्रैंक। इफ फ्रेंच फ्रैंक टू स्ट्रेंथन, बेटे अब सिचुएशन दे रहे हैं 90 दिन के बाद, अगर फ्रेंच फ्रैंक स्ट्रेंथन हो जाए और अगर फ्रेंच फ्रैंक डिक्लाइन हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए 5% से, तो आपको बताना है कि हम क्या करेंगे। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 17, 18, 19 तीनों हो जाएंगे अगर ईमानदारी से। 5 मिनट की बात रहेगी अगर आपने ध्यान से सुन लिया। देखिए मैंने क्या प्रिपेयर किया है, क्या ये समझ आ रहा है आपको। वर्किंग नोट नंबर 1, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट showing, statement showing cash inflow, statement showing cash inflow for a French company। बेटे मैं उसी के लिए कर रहा हूं, तो statement showing cash inflow for a French company। now there are 3 situations, पहले उन सिचुएशन को देख लेते हैं। सिचुएशन 1, if French company, if French company receives
$1,24,000 today. That is present tense. अभी, अगर अभी मिल जाते तो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 2, if French company receives $1,24,000 after 90 days. अभी नहीं मिल रहे, $1,24,000 90 दिन के बाद मिल रहे हैं। वो कह रहा है अभी मिले और 90 दिन के बाद मिले, उसमें प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिखाओ। और इसमें दो सिचुएशन दे दी है। एंड फ्रेंच फ्रैंक एप्रिशिएट्स बाय 5%। देख लो बेटा, यही है सिचुएशन 3। सिचुएशन 3, इफ फ्रेंच कंपनी receives $1,24,000 after 90 days and French franc depreciates by 5%। बस बेटे आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैंने सिचुएशंस 3 लिख दी हैं, अभी 1 सेकंड में हम कंपेयर कर देंगे। बेटे क्वेश्चन पढ़िए, तीनों सिचुएशंस पढ़िए। 2 मिनट की तो बात रहेगी बेटे, 2 मिनट की तो बात रहेगी। ऐसे मुंह छोटा कर दे। फिर मैं आपको आज जिम्बाब्वे की इन्फ्लेशन की इमेजेस दिखाऊंगा कि जिम्बाब्वे में कितनी इन्फ्लेशन हो रही है, अभी देखेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। ठीक है जी। कैश इनफ्लो फॉर फ्रेंच कंपनी। ठीक है जी, कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, पहला तो चित्र बन गया। बेटे अगर आज ही मिल जाते हैं तो $1 5.70 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर है, तो $1,24,000 कितने के बराबर होंगे? 1,24,000 इंटू 5.7, ये आगे बेटे 7,06,800 फ्रेंच फ्रैंक्स। 7,06,800 7,06,800 फ्रेंच फ्रैंक। लो बेटा, अब सिचुएशन 2, इफ फ्रेंच फ्रैंक एप्रिशिएट्स, तो मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं। $1 इज इक्वल टू 5.70 फ्रेंच फ्रैंक। मैं यहां पे लिख रहा हूं वी नो, आंसर थोड़ा सा गलत है इसलिए मैं ठीक करा रहा हूं। वी नो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन is always from the point of view of base currency. So it is important to convert French franc into base currency. So it is important to convert French franc into base currency. So 1 French franc is equal to 1 upon $5.70. ये आ गया बेटे। 1 French franc is equal to $0.17543 $8.
नाउ इफ फ्रेंच फ्रैंक एप्रिशिएट्स बाय 5%, अब अगर फ्रेंच फ्रैंक 5% से बढ़ गया तो बेटे मैं क्या करूंगा, आपको अभी बताया था कम कर देंगे। 1 फ्रेंच फ्रैंक माइनस 5% ऑफ 1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू 0.175438। तो 0.95 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.175438। अब बेटे गधों के नीचे गधे, लो बेटे 1,24,000 इंटू 0.95 अपॉन 0.175438, क्या आ गया बेटे? बेटे लगभग क्या बिल्कुल ही सेम आ रहा है। ये देखो फ्रेंच फ्रैंक 6,71,462, मैंने 60 दिए, 62 आ गया। बेटे कंसेप्ट कर रहे हैं ना कि जो चीज एप्रिशिएट होती है उसको कम करेंगे और उसी के लिए पढ़ेंगे। तो बेटे लिख दो 6,71,462। इसका मतलब अगर एप्रिशिएट हो गया तो मुझे पैसे कम मिलने वाले। अब मैं तीसरी बात में आ जाऊंगा, अगर डेप्रिशिएट हो गया तो फिर क्या होगा, तो मैं वर्किंग नोट नंबर 4 बनाऊंगा। 1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू, बेटे वो तो वहीं से देख लेता हूँ, 0.175438, $0.175438। अब बेटे कितने परसेंट से बढ़ गया, 8 से। डेप्रिशिएट हो गया तो 1 फ्रेंच फ्रैंक प्लस 5% ऑफ 1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.175438। 1.05 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.175438। अब आ जाइए बेटे $1,24,000। मैंने बताया था आपको कि जो चीज डेप्रिशिएट हो जाती है उसको बढ़ा दो। मैंने कहा प्याज सस्ता हो गया तो 20 रुपए में पहले 1 किलो आता था, तो अब 20 रुपए में 1.5 किलो आएगा, तो उस चीज को बढ़ा दो। ठीक बेटे कर दो, खत्म है। इंटू 1.05 1.175। बेटे मैं क्या बताऊं, बिल्कुल ही सही आ रहा है, 7,42,142। बेटे वहां 170 है डेसिमल्स की वजह से, तो बेटे लिख दो 7,42,142 फ्रेंच फ्रैंक्स। तो बेटे अब बताओ कि अगर सिचुएशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें लॉस कितना हो गया, 706,800 माइनस 671,462, ये लॉस हो गया बेटे 35,338 फ्रेंच फ्रैंक्स। तो बेटे अगर वैसे करें तो बेटे फायदा कितना हो गया, 35,342 गेन फ्रेंच फ्रैंक्स। यही है बेटा, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। आपके सामने लाइव कर रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं, समझा रहा हूं, प्यार से सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं। बेटे आज की क्लास में तो खाली मैंने प्रैक्टिस 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 ही कर दी, कोई नया कंसेप्ट नहीं बनाया। कोई बात नहीं बेटे, आपको समझ आना चाहिए, 1-2 लेक्चर ज्यादा लग जाए कोई टेंशन नहीं बेटे। चलिए बेटे इन्हीं बातों के साथ आज वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, कल लेक्चर नंबर 5 में दिखाऊंगा 2-3 वीडियो इकट्ठी। बी हैप्पी, बोलो ना, बोलो बेटे। बेटे जो हम बोलते हैं वो होता है, आप खुश रहा करो, लाइफ में सब कुछ मिलेगा। बी हैप्पी, बोलो, सब बोलो बेटा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।